मोमेंटम को डिस्कस करने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है, कंजर्वेशन किसे कहा जाता है, कंजर्वेशन और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, राइट। गौर करते हैं, टेक्निकली इनको डील करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे सामने कोई बंदा किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का जिक्र करे तो वो कोई एक ही क्वांटिटी होगी, राइट। फॉर सपोज कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट मास, कोई एक ही क्वांटिटी है, एक से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। और वो क्वांटिटी जो कि चेंज ना हो रही हो टाइम के साथ, उस क्वांटिटी को आप कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई कंजर्वेशन का नाम ले तो कंजर्वेशन का मतलब कतई कांस्टेंट नहीं होता। कंजर्वेशन का मतलब है कि देयर आर सम बंडल्स ऑफ क्वांटिटीज एंड उनके अंदर कुछ चेंज आ रही है, लेकिन टोटल चेंज जो है उस पर टोटल चेंज जो है वो ज़ीरो है। नेट इफेक्ट, नेट चेंज जो है वो ज़ीरो है। अगर नेट चेंज ज़ीरो हो तो आप ऐसी किसी ना चेंज होने वाली चीज़ को आप कंजर्व चीज़ कहते हैं, राइट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई 3 बहन भाई हैं, आपको आपके अब्बू ने 500 रुपये खर्ची दी, टोटल आपके पास कितने हो गए, 1500, राइट। फिर आपने बच्चों की बिजनेस वाली बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती हैं कि किसी ने किसी के कुछ पैसे देने हैं, किसी ने किसी के, उन्होंने आपस में ही शेयरिंग की कुछ, ठीक है। बड़े ने छोटे को 200 रुपये दिए और सबसे छोटे ने किसी को कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो अब उनके पास कितने हैं, आप कहेंगे अब भी उनके पास टोटल पैसे जो हैं वो 1500 ही हैं। चेंज क्या आया, कोई चेंज नहीं आया। तो मनी क्या हुई, पैसे क्या हुए, वो कंजर्व्ड हुए, इज इट राइट। लेकिन क्या वो कांस्टेंट रहे हर किसी के पास, आप कहेंगे नहीं, कांस्टेंट नहीं है, हर किसी के पास कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहे हैं। छोटे के पास उतने के उतने ही हैं, लेकिन बड़े दो जो दो हैं उनके पास चेंज हो रहे हैं। तो कंजर्वेशन तो हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंटेंसी नहीं है। यही कांस्टेंट और कंजर्वेशन में मेन फ़र्क होता है। कांस्टेंट कोई एक चीज़ होती है, कंजर्व टोटल चेंज से रिलेटेड है कि अगर टोटल चेंज ज़ीरो हो, इंडिविजुअली चीज़ों में चेंज आ रहा हो, लेकिन नेट चेंज ज़ीरो हो, तो आप ऐसे किसी फिनोमेना को कंजर्व कह सकते हैं। इसी तरह मोमेंटम भी है कि कुछ बॉडीज़ हैं, उनकी मोमेंटम जो है आपस में भले शेयर हो रही हो किसी इंटरेक्शन की वजह से, लेकिन अगर टोटल मोमेंटम पे कोई फ़र्क ना पड़े तो आप कहेंगे उन बॉडीज़ की मोमेंटम कंजर्व्ड है, और उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जा सकता है। मोमेंटम कंजर्व कैसे होगी, लॉ क्या कहता है, इसको टेक्निकली डील करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने कुछ पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कौन सा लॉ था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स, इज इट राइट। अब अगर यहाँ से डेल्टा टी को उधर शिफ्ट किया जाए तो आपको क्या मिलेगा कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, इज इट राइट। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई किया जाए तो नेट फोर्स आप क्या अप्लाई करेंगे, ज़ीरो। इसका मतलब कोई फोर्स अगर सिस्टम पे अप्लाई नहीं हो रही, अगर सिस्टम पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, आप कहेंगे कि डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ज़ीरो जब भी किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो उसे ज़ीरो कर देता है। आप कहेंगे कि जी चेंज इन मोमेंटम क्या आया, ज़ीरो। अब यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि नो चेंज इन मोमेंटम
takes place if an object experience what? No any unbalanced force। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता तो उसकी मोमेंटम में चेंज क्या होगा? ज़ीरो। इसका मतलब उसकी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी। यहीं से लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बनता है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ बॉडीज मोमेंटम इज कंजर्व्ड if that system experience no any unbalanced force. Is that right? For a system of bodies, momentum of a system remains unchanged or conserved if it experience no any unbalanced force। ऐसा सिस्टम जो कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, उस सिस्टम की जो मोमेंटम है वो अनचेंज रहेगी या कंजर्व्ड रहेगी। राइट? अब ऐसा सिस्टम जो कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। दिस सिस्टम दैट एक्सपीरियंस no any unbalanced force is called what? An isolated system। ठीक है, किस चीज की डेफिनेशन है ये हमारे पास? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जो कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, उस सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व रहेगी। इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व रहती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इज इट राइट? याद रखिएगा आप। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जो कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, उस सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व रहेगी। ये कहां से आया? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। राइट? कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे भी बताते हैं कि अगर दो बॉडीज हों वो कोलाइड करें ऐसे सिस्टम में जो कि आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो उनकी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जितनी थी उतनी ही उनकी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगी। सो फॉर अ कोलिजन इन बिटवीन टू बॉडीज which are in an isolated system, we say that total momentum before collision is equal to total momentum after collision, right? In the case of collision between moving bodies,
in an isolated system, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ऐसे भी स्टेट किया जाता है, राइट। सो यहाँ पर हम दो बॉडीज़ की एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का हिस्सा हैं। सपोज करें आपके पास कोई एक बॉडी है ये, जिसका कुछ मास है, लेट्स से जिसका मास है m1, जो कि मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी u1 से, ओके। इसके सामने कोई और ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है m2, जो कि मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी u2 से। अगर ये दोनों बॉडीज़ एक ही लाइन में मूव कर रही हैं, सामने वाली बॉडी स्लो मूव कर रही है, पीछे वाली बॉडी तेज़ मूव कर रही है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पीछे वाली बॉडी आगे वाली को हिट करेगी। याद रहें कि कोई बैरूनी ताकत इन पर, कोई बैरूनी फोर्स नहीं लग रही, आपस में ये फोर्स एक्सर्ट कर सकती हैं, राइट। इसके मास और वेलोसिटी की वजह से कुछ मोमेंटम होगी कोलिजन से पहले। इसकी कुछ मोमेंटम है m1 u1 और इस बॉडी की मोमेंटम है m2 u2। कब? कोलिजन से पहले, राइट। अब अगर ये बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं, सपोज करें कि ये कुछ आगे बढ़कर आपस में कोलाइड करती हैं, इस किसी पॉइंट पर आकर ये कोलाइड हुई, राइट। कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, जो आगे वाली बॉडी है वो तेज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वो बॉडी जो पीछे है वो स्लो हो जाएगी। m1 जो है इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेट से वो बन गई v1 और इसकी वेलोसिटी होगी v2 और ये आपके पास है m2। तो फिर कोलिजन के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी कम होने से इसकी मोमेंटम कम हो गई। आप p1 डैश मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या लिखेंगे, m1 v1, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इस बॉडी की मोमेंटम p2 डैश इज इक्वल्स टू m2 v2। वेलोसिटी बढ़ने से मोमेंटम इस बॉडी की बढ़ गई, राइट। यहाँ पर इस बॉडी की मोमेंटम कम थी और इसकी ज़्यादा, यहाँ पर इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। चेंज क्या आया, हम कहेंगे अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो जितनी मोमेंटम कोलिजन से पहले इन दोनों की कलेक्टिवली है, उतनी ही मोमेंटम कलेक्टिवली इन दोनों की कोलिजन के बाद में होगी। सो इन द केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, in the case of an isolated system, total momentum before collision is equal to total momentum after collision। इसका मतलब आप लिखेंगे p1 plus p2 is equals to p1 dash plus p2 dash। डैश वाली मोमेंटम जो है इसको मैंने आफ्टर कोलिजन के लिए शो किया है, बिना डैश के बिफोर कोलिजन। तो ये है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। गाइस याद रखें, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक समराइज्ड वर्जन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंटी टेस्ट के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने डेरिवेशन नहीं की है, डायरेक्ट मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है, राइट। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इस लॉ को फॉलो करते हुए बहुत सारे प्रोसेसेस हुआ करते हैं। वो सारे प्रोसेसेस जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं किसी मूविंग बॉडी के लिए,
वो सारे प्रोसेस तकरीबन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करते हैं। जैसा कि जब आप बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। वो क्यों रिकॉइल करती है? मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। इसी तरह जब किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं, तब भी वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो रिकॉइल करता है। वो क्यों रिकॉइल करता है? मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। इसी तरह मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ही गैस को जो रॉकेट लॉन्चर है वो बहुत सारी गैस को प्रोपेल करता है, उसके नतीजे में वो उड़ता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही फॉलो करते हुए, राइट। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ आपके होमवर्क के लिए होंगे। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे बढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि लेट्स से वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल, a 20-gram bullet is fired from a 10 kg gun with a speed of 2000 meter per second. Find the recoil speed of the gun, right? चॉइसेस इसके लिए आपके पास हैं। ए चॉइस 1 मीटर पर सेकंड, बी 2 मीटर पर सेकंड, सी 10 मीटर पर सेकंड एंड डी 20 मीटर पर सेकंड। सो कौन सी चॉइस इसमें से सही है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके मैं यहाँ पर बताऊँगा। एक तरीका वो जो आप थियोरेटिकली करते हैं, जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं, और एक वो जो एंटी टेस्ट के लिए चाहिए आपको शॉर्टकट, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक नहीं है लेकिन शॉर्टकट है, काम करता है वो। यहाँ पर प्लीज़ गौर करें कि आपके पास कोई गन है और गन के अंदर बुलेट है। सपोज कर लें कि ये बुलेट है, राइट। इनिशियली दोनों रेस्ट में हैं। इसका मतलब अगर गन को आप M1 का नाम दे रहे हैं जो कि है 10 kg, तो इसकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड रेस्ट में है, 0 है, राइट। और बुलेट जिसको आप M2 का नाम दे रहे हैं जो कि है 20 ग्राम, राइट, वो भी रेस्ट में है। इसका मतलब U2 जो है वो भी 0 है। जब आप फायर करेंगे तो ये बुलेट मूव करेगी किसी इस डायरेक्शन में, राइट। किस स्पीड से? इसकी इनिशियल स्पीड को आपने U2 का नाम दिया है, फाइनल स्पीड को आप V2 का नाम देंगे। और ये कितनी आप लेंगे? आप कहेंगे कि जी ये है आपके पास 2000 मीटर पर सेकंड। उसके नतीजे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हुए गन रिकॉइल करेगी इस डायरेक्शन में, और आपने इसकी स्पीड मालूम करनी है। लेट्स से दैट इज V1, और ये आपने मालूम करनी है। मालूम करने के लिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। गौर कीजिएगा, M1 गन के लिए यूज़ कर रहे हैं 10 और U1 0 प्लस M2 20 ग्राम, किलोग्राम कितने हो जाएंगे? 20 इंटू 10 पावर -3, और U2 जो है वो भी 0 है, इज इक्वल्स टू M1 मास ऑफ द गन 10, और स्पीड हमने मालूम करनी है V1। मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, प्लस M2 20 इंटू 10 पावर -3, और V2 कितनी गई है? 2000,
200 नहीं 2000 मीटर पर सेकेंड है, राइट। सो 2000 को आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा V2 दैट इज 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। गौर करें यहाँ पर अब कि ये आपस में मल्टीप्लाई हुए 0 हो गया और ये मल्टीप्लाई हुए 0 हो गया। सो 0 इज इक्वल्स टू 10V1 प्लस 10⁻³ और 10⁻+3 आपस में कैंसिल, 20 × 2 इज इक्वल्स टू 40। इज इट राइट? अब अगर हम 40 को इधर शिफ्ट कर लें तो आपके पास क्या आएगा, 10V1 इज इक्वल्स टू -40 और V1 आपके पास क्या आया, -40/10, 0 0 से कैंसिल, V1 इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड, राइट। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, जवाब आप माइनस साइन के बिना देंगे तो ये क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। चॉइसेस में मैंने नहीं लिखा, लिख लेते हैं ई चॉइस दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर हुआ चॉइस ई। इसी से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप घर पे करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज कंसंट्रेट, राइट। MCQ नंबर 4, 100 ग्राम बुलेट is fired from a 10 kg gun with the speed of 1000 meter per second. Find the recoil speed of the gun. चॉइसेस हैं आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड and 1 मीटर पर सेकेंड। ई चॉइस 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो आपको मैं सेकंड मेथड बताना भूल गया हूँ, डायरेक्ट मेथड, ये तो आप थ्योरी में करते हैं। डायरेक्ट मेथड आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, राइट। सिंपल सा तरीका ये है, mv एंड ओवर हियर mv, यहां पर ये गन के लिए है और यहां पर ये बुलेट के लिए। मास ऑफ गन कितना है 10 kg, वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है आपने मालूम करनी है vg। मास ऑफ बुलेट कितना है, इस पिछले क्वेश्चन में 20 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 20 ग्राम मास, राइट। 20 ग्राम से मतलब है इंटू 10⁻³ kg। वेलोसिटी कितनी है 2000 दैट इज 2 × 10⁻³ गौर करें 10⁻³ + 3 आपस में कैंसिल और ये 10 इस 0 से कैंसिल। सो Vg आपके पास क्या आया 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, शॉर्टकट मेथड ये है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज कैप्चर इट डाउन।